रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट के बाद दुनिया में बनने जा रहा है तीसरा युद्ध क्षेत्र। ट्रंप क्यों बरसा रहे हैं हूतियों पर बम? कौन है ये हूती विद्रोही और क्या है रेड सी क्राइसिस? सब समझाऊंगा आपको इस वीडियो में। अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं व्योम तिवारी और आप देख रहे हैं द नेशन वॉच। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा द डीपनिंग रेड सी शिपिंग क्राइसिस नाम की एक रिपोर्ट पब्लिश की गई। इस रिपोर्ट में रेड सी के आसपास हो रही गतिविधियों के बारे में चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए गए हैं। तो इस मैटर को पूरा समझने के लिए आपको सबसे पहले इस एरिया की ज्योग्राफी जाननी होगी। सबसे पहले तो रेड सी की लोकेशन जान लीजिए। अगर हम भारत से थोड़ा सा वेस्ट में जाएंगे तो हमें सऊदी अरेबिया, यमन और अफ्रीका के कुछ देश जैसे इजिप्ट, सूडान और इरित्रिया के बीच में मिलेगा रेड सी। इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया का 30% ट्रेड इसी रूट से होता है और इसी रेड सी को स्विस कैनाल मेडिटेरियन सी से जोड़ता है, जिससे एशिया, यूरोप और ईस्ट अफ्रीका के बीच ट्रेड होता है। वर्ल्ड ट्रेड के लिए ये रूट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑयल रिच नेशन भी इसी के पास है। लोकेशन तो आपने जान ली, अब बताता हूं आपको इसकी प्रॉब्लम के बारे में। दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2023 में, जब इजराइल ने हमास के मिसाइल अटैक के जवाब में गाजा की बमबारी शुरू की थी। इसी के जवाब में और फिलिस्तीन के समर्थन में यमन के कुछ रेबल ग्रुप, जिनको हम हूती बोलते हैं, उन्होंने वहां से गुजरने वाली शिप्स पर हमला करना शुरू कर दिया। पहले तो हूतियों ने कुछ हमले किए जिनसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बात तब बढ़ी जब इन्होंने नवंबर 2023 में एक ऑयल टैंकर गैलेक्सी लीडर को हाईजैक कर लिया। इसके बाद तो बड़ी शिप कंपनियां जैसे मैरिस्क, एमएससी ने अपना ट्रेड का रास्ता ही बदल दिया। अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2024 तक रेड सी के पूरे एरिया में कुल 300 से ज्यादा समुद्री संघर्ष की घटनाएं हो चुकी हैं और हूती विद्रोही ने लगभग 201 बार वहां से गुजरने वाले जहाजों पर हमले किए, जिसके कारण 12 इनोसेंट लोगों की जान जा चुकी है। पूरे मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका क्षेत्र में हूती से जुड़ी संघर्ष की 2300 से अधिक घटनाएं हुई हैं, जिनमें 1467 यानी 1467 लोग मारे गए हैं। इन सब के बीच ईरान ने यमन के बंदरगाहों जैसे कि होदिया या सलीफ पर हथियारों की तस्करी भी तेजी से बढ़ गई है। अब जिनकी वजह से ये पूरी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, वो आखिर है कौन? कौन है ये हूती? दरअसल हूती विद्रोही यमन के लड़ाकों का एक गुट है जो कि यमन की वेस्ट साइड पर अपना पूरा कंट्रोल किए हुए है। इसमें रेड सी के कोस्टल एरिया भी इन्हीं विद्रोहियों के कंट्रोल में है और यमन की सरकार का यहाँ कोई भी दखल नहीं है। लेकिन ईरान इनका पूरा समर्थन करता है और इनको हथियार भी मुहैया कराता है। पहले तो हूती रेबल्स ने सिर्फ इजराइल के जहाजों पर हमले करने की बात कही थी, लेकिन बाद में हूतियों ने बाकी कमर्शियल जहाजों पर भी हमले करना शुरू कर दिया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि स्विस कैनाल और बैब एल मंडेब के रास्तों से ट्रैफिक 75% तक गिर गया। यहां तक कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से भी तेल लाने ले जाने वाले जहाजों की संख्या में 15% तक की कमी आई है। प्रमुख शिपिंग कंपनियां जैसे कि मेरिस्क, हैपैग-लॉयड और एमएससी ने रेड सी का इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया है। अटलांटिक काउंसिल नामक एक थिंक टैंक के अनुसार दुनिया की 10 सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों में से 7 ने रेड सी में अपना संचालन पूर्णतः रोक दिया है और इसलिए यूरोप तक पहुंचने के लिए इन्हीं जहाजों का लंबा रूट लेना पड़ता है, जो कि अफ्रीका के सदर्न मोस्ट पार्ट से केप ऑफ गुड होप से होते हुए यूरोप पहुंचता है। अब इसके कारण हो ये रहा है कि इन्हीं जहाजों को पूरा अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए जाना पड़ रहा है। इससे उनका ट्रैवल डिस्टेंस बढ़ रहा है, जिससे उनकी यात्रा में लगभग 2 हफ्ते का समय और लग रहा है। आंकड़ों के मुताबिक लंबे रास्ते की वजह से कंटेनर जहाजों की दूरी में 48% तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं यात्रा में जो समय पहले लगता था उसके मुकाबले अब 45% ज्यादा समय लग रहा है। अब इसका सीधा असर वर्ल्ड सप्लाई चेन पर पड़ रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2.3 मिलियन कंटेनर देरी का शिकार हुए हैं, जो दिसंबर 2023 की तुलना में 2 गुना है। रेड सी से जोखिम वाले क्षेत्रों से होकर
गुजरने के लिए बीमा कंपनियों ने भी अपना प्रीमियम बढ़ा दिया है क्योंकि वहां पर खतरा ज्यादा है। दिसंबर की शुरुआत में यह प्रीमियम केवल जहाज की कुल कीमत का 0.0% होता था, लेकिन अब यह बढ़कर 0.5% से 0.7% तक पहुंच गया है। अब इस समस्या के कारण खाड़ी देशों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। जैसे जॉर्डन का एक्सपोर्ट पहले के मुकाबले अब 38% तक गिर चुका है और इंपोर्ट भी 50% तक डाउन आ गया है। ओमान का भी यही हाल है। इसके एक्सपोर्ट्स में 28% तक की गिरावट आई है। कतर के इंपोर्ट में भी 27% की गिरावट आई है। वहीं इजिप्ट को स्विस कैनाल से ही $7 अरब का घाटा हुआ है, जो कि उसकी पूरी जीडीपी का 5% है। लेकिन वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जिनको इस समस्या का फायदा मिला है, जैसे कि स्पेन के जो पोर्ट हैं जैसे कि बार्सिलोना, वेलेंसिया, इनके ट्रैफिक में 6% तक का इंक्रीज हुआ है। साउथ एशिया के पोर्ट जैसे कि श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट में अब मिडिल ईस्ट के व्यापार को भी संभालना शुरू कर दिया है। सिंगापुर और मलक्का स्ट्रेट के पोर्ट्स भी अब हैवी ट्रैफिक से जूझ रहे हैं। इस पूरे इशू में सिर्फ बिजनेस और ट्रेड रूट पर ही प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बल्कि हमारा पर्यावरण एनवायरनमेंट भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रहा है। हमलों की वजह से बड़े स्केल पर ऑयल स्पिलिंग हो रही है और केमिकल वेस्ट समुद्र में तेजी से बढ़ रहा है। अब ऑयल स्पिलिंग से समुद्र का पानी खराब हो जाता है, तो पानी खराब होने से जो वहां की कोरल रीफ्स हैं और उसके आसपास के जो शहर हैं उन पर भी बहुत नेगेटिव असर हो रहा है। खासकर बात करें सऊदी अरेबिया के जद्दा शहर की, जो कि पीने के पानी के लिए पूरी तरह से डिसैलिनेशन प्लांट्स पर निर्भर हैं, उनके लिए मुसीबत बहुत बढ़ गई है। रेड सी के रास्ते ट्रेड ना होने के कारण चीजों के दाम पर भी असर हो रहा है। हाल में यूएसए ने यमन के इन्हीं हूती विद्रोहियों पर बमबारी की थी। उम्मीद है कि इस संकट का जल्द समाधान हो और निरंतरता से यहां ट्रेड हो सके।